नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल जी, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज हम कौन से विषय पे बातचीत करने वाले हैं, किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे पाम ऑयल से जुड़ी खबर पर। इंडियन फूड एंड ब्रेवरेज एसोसिएशन ने कहा है कि कंपनियां नो पाम ऑयल लेवल को मार्केटिंग हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। इस पर होगी बातचीत। इसके बाद गोल्ड में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की खरीद में हुई बढ़ोतरी पर बात होगी। इस साल जनवरी से जून के दौरान गोल्ड ईटीएफ्स की होल्डिंग में 5 साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और अकेले जून के अंदर ही 74 टन की खरीद हुई है। साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने कहा है कि भारत में आतंकवादी अपनी गतिविधियां चलाने के लिए भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानेंगे कि इस रिपोर्ट में और क्या कुछ है, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। साथ ही साथ कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जानेंगे इस बार जून तिमाही को लेकर के ब्रोकरेज हाउसेस के क्या कुछ आउटलुक है, किस सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब कॉपर के इंपोर्ट पर 50% के टैरिफ का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ फार्मा पर भी टैरिफ बढ़ाने की दे दी गई है धमकी। क्या होगा इसका असर, इस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ आखिर में बात होगी चीन से आए हुए नंबर्स को लेकर के। चीन से महंगाई के जो आंकड़े आए हैं वे चीन की अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन का खतरा बता रहे हैं। क्या होता है डिफ्लेशन और क्या इसका असर होगा, ये भी आज की चर्चा का हिस्सा रहेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। इंडियन फूड एंड ब्रेवरेज एसोसिएशन यानी आईएफबीए ने पैक्ड खाद्य प्रोडक्ट्स पर नो पाम ऑयल के लेवल को भ्रामक और कंपनियों की तरफ से मार्केटिंग का हथकंडा बताया है। आईएफबीए का कहना है कि प्रोडक्ट में नो पाम ऑयल के दावे के पीछे किसी तरह का वैज्ञानिक आधार नहीं है। कंपनियां इसे सिर्फ मार्केटिंग हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। उधर देश में खाद्य तेल की सप्लाई पर मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए सरकार खाद्य तेल से जुड़े एक कानून में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत खाद्य तेल इकाइयों का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का प्रस्ताव है। रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सर, खाद्य तेल इकाइयों के लिए ये जो जरूरी रजिस्ट्रेशन की तैयारी अब शुरू हो गई है, इसकी वजह आप क्या मान रहे हैं? और पाम ऑयल को लेकर के जो कुछ कहा गया आईएफबीए की तरफ से, उसे किस तरीके से समझा जाए, उसके मायने क्या निकाले जाए? विपुल जी, रजिस्ट्रेशन एडिबल ऑयल की इकाइयों के लिए दो संदर्भ में समझा जा सकता है। हालांकि इकाइयां रजिस्टर्ड होती हैं और फूड प्रोडक्ट बनाने वाली इकाइयों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, पर सरकार खास तौर पर खाद्य तेल बनाने वाली या एडिबल ऑयल बनाने वाली इकाइयों का पंजीकरण 2 वजह से कराना चाहती है। पहली चीज़ तो ये कि भारत में एडिबल ऑयल का बड़ा हिस्सा आयात होता है और उसकी ब्लेंडिंग और रिफाइनिंग भारत में की जाती है और जहाँ से ये तेल आपके और हमारे घरों तक अलग अलग पैकिंग में पहुँचता है। सरकार लगातार इस बात से परेशान है कि भारत में खाद्य तेल का आयात बढ़ रहा है और कंपनियां उसकी कीमतों को सही पास ऑन नहीं कर रही। तो एक तो ये मॉनिटरिंग होगी और इसे आप एक तरह से जो उद्योग कह रहा है किस्म का नया किस्म का इंस्पेक्टर राज भी होगा। ये जानने की कोशिश होगी कि कितना खाद्य तेल बनाया जा रहा है, उसे बाजार में किस तरह से बेचा जा रहा है और उसकी कीमतें कैसे तय की जा रही। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शुद्धता और प्रमाणन के लिए और मिलावट की दृष्टि से भी शायद ये ज़रूरी है कि भारत के खाद्य तेलों को की इस तरह से मॉनिटरिंग की जाए। तो ये नया प्रपोजल है या नया ऑर्डर है जिसमें कि वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन एवेलेबिलिटी रेगुलेशन ऑर्डर के तहत अब एडिबल ऑयल बनाने वाली इकाइयों को अलग से सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। खाद्य तेल नो पाम ऑयल बड़ा दिलचस्प है। बहुत सारी चीज़ें जो खाने के या सामान के पैकेज पर लिखी होती हैं, अधिकांश लोग ना तो उसका मतलब समझ पाते हैं और ना उसके पीछे कोई जांच और पड़ताल होती है। अब इंडियन फूड एंड बेवरेज एसोसिएशन ने मान ही लिया है कि जो नो पाम ऑयल की लेबलिंग है वो केवल एक मार्केटिंग के तौर पर लोगों को लुभाने के लिए। पाम ऑयल का इस्तेमाल भारत के बहुत सारे पैक्ड फूड में होता है, बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं और भी कई तरीके के पैकेज्ड फूड हैं, उनमें इस्तेमाल होता है और कंपनियां आमतौर पर इसे नो पाम ऑयल कहकर बेचती हैं। पर स्वाभाविक सी बात है कि इसके अलावा कोई दूसरा और विकल्प नहीं है, तो इनमें पाम ऑयल मौजूद होता है। जी,
इस बीच शेयर बाजार में सट्टेबाजी के लिए सेबी के प्रतिबंध का सामना कर रही एल्गो ट्रेडिंग कंपनी जन स्ट्रीट ने सेबी के आदेश को गलत बताया है और कहा कि कंपनी सेबी के आदेश को चुनौती देगी। कंपनी के मुताबिक सेबी के आदेश से ऐसा लगता है कि उसे हेजिंग की समझ नहीं है। उधर इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी ने कहा कि जन स्ट्रीट मामले में कोई रेगुलेटरी असफलता नहीं है। सर, सेबी के आदेश के बाद जन स्ट्रीट ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं? ये थोड़ा रोचक टकराव शुरू हो गया है बाजार में। निवेशकों को तो नुकसान हुआ ही, और प्रथम दृष्टया इतने बड़े ऑर्डर में सेबी ने जन स्ट्रीट को 4,000 करोड़ के आसपास उसकी संपत्ति फ्रीज की। कहा 36 से 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया, यानी इंडेक्स को खरीदा गया अपने तरीके से और उसे रिग किया गया। ये पूरा का पूरा आदेश सेबी ने जारी किया था। पर जन स्ट्रीट का जो जवाब आया वो काफी दो टूक है, बड़ा है। जन स्ट्रीट का कहना है कि वो सेबी के बैन को चैलेंज करती हैं, और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि पहली बार किसी ट्रेडिंग कंपनी ने, विपुल जी, कहा है कि सेबी को बेसिक इंडेक्स आर्बिट्राज की या हेजिंग की जानकारी ही नहीं है, और उसके बगैर इस पूरे आदेश को पारित किया गया। जन स्ट्रीट नियमों के तहत सामान्य रूप से जैसे इंडेक्स को हेज किया जाता वैसे हेज कर रही थी और डेरिवेटिव की ट्रेडिंग कर रही थी, और इसमें कोई मैनिपुलेशन एक्टिविटी नहीं है। जबकि सेबी के ऑर्डर में मैनिपुलेशन एक्टिविटीज हैं, प्रतिबंध लगाया गया और कंपनी की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं। और यह बेहद महत्वपूर्ण टकराव है, पूरी दुनिया की दृष्टि से ऐसा टकराव है जिसमें एक रेगुलेटर के फैसले पर इसलिए सवाल उठाया गया है कि रेगुलेटर ने हेजिंग डेरिवेटिव के कारोबार की वास्तविकता को नहीं समझा था, जबकि जन स्ट्रीट भारत में हेजिंग और डेरिवेटिव कारोबार के नियमों के तहत काम कर रही थी। सेबी के ऑर्डर को अगर आप इस रोशनी में पढ़ें तो सेबी का मानना है कि एक पूरा पैटर्न बनाकर सुबह और शाम इसमें खरीद की जाती थी, इंडेक्स को मूव कराया जाता था, उसके बाद पुट और कॉल ऑप्शंस का इस्तेमाल होता था। तो अब तो दोनों तरफ से ये बात है, और जन स्ट्रीट बड़ी तीखे ढंग से प्रतिक्रिया उसकी काफ़ी तीखी है, और वो उसको इस पर कॉन्टेस्ट करने की तैयारी कर रही है सेबी के साथ। चलिए सर, लेकिन महत्वपूर्ण मामला ये कि अब ये पूरा मामला आगे कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इस मामले में कोई हल, कोई नया नियम कुछ आता हुआ दिखाई देगा, या कैसे देख रहे हैं आप इसे? पहली चीज तो यह कि अभी हालांकि अधिकृत रूप से जन स्ट्रीट ने यह नहीं कहा है, लेकिन संकेत यह है कि शायद जन स्ट्रीट इस फैसले के खिलाफ सेबी के अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगी, जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट है। आमतौर पर ऐसे फैसलों के खिलाफ, सेबी के फैसलों के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार है। तो जो बातें यहाँ पता चल रही हैं मुंबई में बातचीत से लोगों की, कि जन स्ट्रीट इस तैयारी में है कि कुछ बड़े लॉयर्स को साथ में लेकर सेबी के इस फैसले को सेट में चुनौती दी जाए। और अगर इस सेट में चुनौती दी जाती है तो ये भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग की लीगल प्रैक्टिसेस और इलीगल प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस और गुड प्रैक्टिसेस को लेकर बेहद महत्वपूर्ण विवाद होने वाला है। क्योंकि सेबी ने जो ऑर्डर 250 पेज का पारित किया उसमें पूरी जांच और पड़ताल मौजूद है, जबकि जन स्ट्रीट का मानना है कि ये सब कानूनी है। तो पहली बार भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर इस तरीके की कानूनी लड़ाई बनती दिख रही है, उभरती दिख रही है, जिसमें सेबी और जन स्ट्रीट आमने सामने होंगे। दूसरी तरफ सेबी अपने तरह से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शंस पर नियमों में बदलाव कर रही है, उन्हें चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। वो प्रक्रिया जारी है। हालांकि सेबी ने इसके बाद अभी कोई आदेश डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर नया जारी नहीं किया है, पर इससे संकेत है कि जहां जहां सेबी को लगा है अपने आदेश में कि कहीं छेद हैं या कहीं ऐसी कमजोरियां हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए कुछ नए नियम भी जारी किए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम तो घटा ही है, जो बात सबके सामने है। जी, इस बीच गोल्ड में दुनिया भर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने जून के दौरान खरीद बढ़ा दी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि जून के दौरान दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ्स ने नेट 74 टन गोल्ड की खरीद की है। 2025 की पहली छमाही में नेट खरीद 397 टन दर्ज की गई है, जो कि 2020 के बाद किसी साल की पहली छमाही में हुई सबसे ज़्यादा खरीद है। गोल्ड ईटीएफ की ये होल्डिंग ऐसे समय पर बढ़ी है जब गोल्ड के भाव आसमान पर हैं। सर, ये गोल्ड ईटीएफ में निवेश जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या रुख बता रहा है गोल्ड प्राइसेस को लेकर के? आप कैसे देख रहे हैं इसे?
विपुल जी, दोनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत में भी एमफी का डेटा आया, उसमें भी गोल्ड ईटीएफ में निवेश का आंकड़ा आया है जो काफी महत्वपूर्ण, जनवरी के बाद जून में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड को लेकर अब निवेशकों के बीच में इसे मुख्य धारा में लाने की तैयारी चल रही है और स्वाभाविक सी बात है कि अब दुनिया के केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड गोल्ड खरीद रहे हैं जो कि दुनिया की सॉवरेन करेंसीज के मालिक हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, इसके बाद भी वो अपनी करेंसीज को, अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को हेज करने के लिए इतनी महंगी कीमत पर $3000 और $3500 पर आउंस की कीमत पर अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो निवेशकों को यह निश्चित तौर पर पता है कि गोल्ड के भविष्य में चमकते रहने की संभावना है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में हमने इसमें नरमी, थोड़ी गिरावट देखी है, लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां देखें, डॉलर की बढ़ती कमजोरी देखें, लगातार डॉलर करीब करीब 3-4 महीने के निचले स्तर पर बना हुआ है, अमेरिकी सिक्योरिटीज से निवेशकों का मोहभंग देखें और दूसरे देशों की तरफ जाते हुए देखें, दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में का जो ढांचा बदल रहा है जिसमें बैंक अब अन्य मुद्राओं को शामिल कर रहे हैं, इन सारी तथ्यों की रोशनी में सोना सबसे महत्वपूर्ण निवेश है बैंकों के लिए मुद्रा व्यवस्था के पैरेलल। और हाल में जो सर्वे आया था उसमें बैंकों ने कहा भी था कि वो आने वाले समय में सोने की खरीद बढ़ाएंगे। तो अब ये जो सॉवरेन या जो बैंक्स की खरीद हो रही है, खासतौर से जो मॉनेटरी अथॉरिटीज की खरीद हो रही है, ये वो खरीद है जो ईटीएफ में भी निवेश को ड्राइव कर रही है और इससे लगता है कि सोने के लिए आने वाले समय में हमें मजबूत बढ़ोतरी दिखाई देगी मांग को लेकर। भारतीय बाजार में भी हमने देखा है कि सोने की के ईटीएफ में बढ़ोतरी हुई। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड के बारे में जो आंकड़ा आया है जून 2025 में, वो करीब करीब 2000 करोड़ के आसपास का, 2080 करोड़ के आसपास का नेट इनफ्लो यहाँ दिखाई दिया है। इस बीच म्यूचुअल फंड निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड को फिर से तरजीह देने लगे हैं। एमफी के मुताबिक मई के मुकाबले जून के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेट निवेश 24% बढ़ा है। जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेट 2,35,087 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जबकि मई में जो है ये कुल आंकड़ा 19,013 करोड़ रुपए का था, जबकि अब की बार 23,587 करोड़ का कुल निवेश हुआ है। एमफी के आंकड़े के मुताबिक जून के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सभी 11 कैटेगरी में निवेश बढ़ा है। सबसे ज़्यादा 5,733 करोड़ रुपए का निवेश फ्लेक्सी कैप फंड्स में आता हुआ दिखाई दिया है। सर, एमफी के आंकड़ों में म्यूचुअल फंड बाजार को लेकर के क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकल करके आया है, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है? आंकड़े खासे महत्वपूर्ण है। गोल्ड के मामले में मैं एक चीज़ और जिक्र करूं कि जो लोग नियमित बोनस के दर्शक हैं उनको समृद्धि शास्त्र में जाकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया सीईओ का इंटरव्यू देखना चाहिए। उन्होंने ईटीएफ के मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी और उन्होंने कहा था कि सरकार के साथ गोल्ड काउंसिल और सेबी के साथ गोल्ड काउंसिल इस बात पर बात कर रही है कि ईटीएफ को भी अब फंजिबल बनाया जा सके। फंजिबल का मतलब है कि आप ईटीएफ लेकर जाएं व्यवहारिक रूप से और उसके बदले ज्वेलरी ले सकें। आप गोल्ड का ईटीएफ दिखाएं और उसके बदले आपको कोई ज्वेलरी दे दे, इस तरीके की व्यवस्थाएं लाने की तैयारी चल रही है, ऐसा संकेत उन्होंने इंटरव्यू में दिया था। तो गोल्ड के ईटीएफ को लेकर आने वाले दिनों में और भी नियमों में बदलाव होने की संभावना है। एमफी के आंकड़े में विपुल जी 2 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से दिखती हैं। म्यूचुअल फंड उद्योग में जो भी हलचल थी, जो दबाव था, जो डर था, अब वो धीमे धीमे खत्म हो गया। सब कुछ वापस पटरी पर आ गया। हमने जनवरी से लेकर अप्रैल तक सिप का टूटना देखा, निवेश में गिरावट देखी, बड़े स्तर पर निकासी देखी, लेकिन अब ये जो आंकड़े बता रहे हैं जून की परिस्थितियां अब सामान्य हो रही हैं और म्यूचुअल फंड में वापस निवेश लौटता दिख रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे उथल पुथल में जो अनियमित निवेशक थे, जो बहुत गंभीर नहीं थे, जो म्यूचुअल फंड की पूरी के मिजाज को समझते नहीं थे, वो शायद बाहर हो गए और अब पोर्टफोलियो चुस्त होकर सामने आ गया। 27,269 करोड़ रुपए के सिप इनफ्लो रहे, ऑल टाइम हाई है, रिकॉर्ड है। पिछले महीने 26,688 करोड़ के इनफ्लो थे। इनमें नेट इक्विटी इनफ्लो करीब 23,568 करोड़ रुपए के थे। इनमें काफी बड़ी बढ़ोतरी है, करीब करीब मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें विपुल जी तो 24% की बढ़ोतरी है, क्योंकि पिछले मई में 18,994 करोड़ रुपए थे। यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा, सबसे चमकता हुआ हिस्सा है, सबसे आकर्षक हिस्सा है, वहां लोग वापस निवेश करना शुरू कर चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह शेयर बाजारों में भी तेजी है, जिससे हमें इसका असर हमें दिखता है म्यूचुअल फंड में निवेशकों की वापसी का। फ्लेक्सी कैप एक उभरता हुआ सेगमेंट दिखा है इस बार म्यूचुअल फंड के एनालिसिस में,
जहां लोगों ने निवेश बढ़ाया है। और फ्लेक्सी कैप पे बता रहे हैं कि लोग अब केवल एक ही कैपिटलाइजेशन या लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप पे निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने जोखिम को संतुलित करने के लिए उन इक्विटी फंड्स की तरफ जा रहे हैं जहां उन्हें तीनों तरीके के स्टॉक्स का फायदा मिल सके। तो म्यूचुअल फंड बाजार में, म्यूचुअल फंड में निवेश में रिकवरी और आशंकाएं और डर दूर होने की खबर अच्छी है, क्योंकि इसका असर हमें आने वाले समय में कुछ नई म्यूचुअल फंड घोषणाओं पर भी होगा, जो कि जिनकी तैयारी से भी कर रही है। इस बीच दुनिया भर में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कदम उठाने वाली संस्था FATF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में आतंकी गतिविधियों में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ा है। FATF ने कहा, आतंकी हमलों में सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लीकेशंस और क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल हुआ है। सर, FATF ने आतंकवाद से जुड़े किन मामलों में ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल पाया है और आतंकी कौन से तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं? भारत के ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए FATF की ये रिपोर्ट काफ़ी गंभीर है और चिंताजनक है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आए हैं। रिपोर्ट जब मैं पूरी जानने की कोशिश कर रहा था, भारत में कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाओं में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल को FATF ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया। FATF दुनिया की सबसे केंद्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर निगाह रखती है। आंकड़े बता रहे हैं FATF के, अगर हम डेटा पॉइंट में देखें, कि पुलवामा हमले में, 2019 के पुलवामा हमले में जो विस्फोटक सामग्री थी वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदी गई थी, और जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम थी उसके जरिए सामान खरीदकर सहयोगियों को भेजा गया और फिर आतंकवाद के लिए धन जुटाया गया। दूसरा, गोरखनाथ मंदिर हमला जो था, जो 22 में, उसमें ऑनलाइन भुगतान सेवा और VPN का इस्तेमाल करके करीब 6 लाख रुपए विदेशी खातों में ट्रांसफर हुए। VPN के जरिए लोगों ने अपनी पहचान छिपाई, हालांकि तब तक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन हो चुके थे, खाता बाद में निलंबित किया गया। ये 2 स्पेसिफिक उदाहरण FATF की रिपोर्ट से निकल कर आए हैं। इसके अलावा FATF ने उन तरीकों का जिक्र किया है अपनी रिपोर्ट में जिनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं, और ऑनलाइन पेमेंट्स उनकी सबसे बड़ी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ई-कॉमर्स के जरिए खरीद। इसमें रसायन, उपकरण और तमाम तरीके के सामान आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गतिविधियों के लिए ऑनलाइन खरीदे जाते हैं और इन्हीं से बेचकर धन जुटाया जाता है। ऑनलाइन भुगतान सेवाएं खुलकर इस्तेमाल होती हैं, डिजिटल वॉलेट, पेमेंट ऐप्स और P2P ट्रांसफर के साथ। VPN का फायदा लिया जाता है अपनी पहचान छिपाने के लिए। क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है, सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें तमाम फर्जी खातों के जरिए लोगों से पैसा मंगाया जाता है। और ट्रेड की खरीद के बीच में, सामान की खरीद बिक्री के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये बात FATF की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। लेकिन सर, अभी क्या जो ऑनलाइन सिस्टम है हमारा, उसमें इस पूरे मामले में क्या खामियां नज़र आ रही हैं? इसके बारे में भी कोई जिक्र किया गया है या आपको क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ पर चूक हो रही है? FATF ने 3 हिस्से बताए, 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां बताई हैं भारत के ऑनलाइन सिस्टम में, जो सुरक्षा की दृष्टि से, आतंकवादी गतिविधियों के इस्तेमाल की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। पहली चीज़ तो ये कि पारदर्शिता की कमी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पारंपरिक ट्रांसफर की तुलना में आसान है, लेकिन पैसा भेजने वाले, पैसा लेने वालों की पहचान मुश्किल होती है। इसमें कई तरीके के प्रयोग हैं। UPI के जरिए भी लोग भेजते हैं, पेमेंट ऐप्स के जरिए भेजते हैं, वॉलेट्स के जरिए भेजते हैं। दूसरी चीज़ कि फिनटेक ऐप्स को लेकर फत्व थोड़ा ज़्यादा गंभीर दिख रहा है। उसका मानना है कि फिनटेक ऐप्स, ई-कॉमर्स कंपनियों के ऐप्स आतंकवादियों को ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पारदर्शिता और अपनी पहचान छुपाने की, पारदर्शिता कमज़ोर है और अपनी पहचान छुपाने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान और ई-कॉमर्स पर अगर सख्त नियंत्रण नहीं किया गया, सीमा पार डेटा नहीं दिए गए और सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो फिर ये जो ऑनलाइन नेटवर्क, पेमेंट नेटवर्क हैं, ये आतंकवादियों के लिए सबसे आसान जरिया बन जाएंगे। जी, इस बीच आगे बढ़ते हैं। और एक तरफ भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स की चीन से सप्लाई को लेकर के जो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, दूसरी तरफ म्यांमार के काचिन राज्य में छिड़े गृहयुद्ध की वजह से दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को लेकर के नई चिंता बढ़ गई है। म्यांमार के इस राज्य से रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चीन में होती है और वहाँ से प्रोसेसिंग के बाद पूरी दुनिया को सप्लाई की जाती है। चीन ने म्यांमार की सेना को धमकी दी है कि उन्होंने काचिन राज्य में कब्जा नहीं किया तो वे म्यांमार से रेयर अर्थ मिनरल्स की खरीद रोक देंगे। इधर भारत में ऑटो उपकरण बनाने वाली कंपनियों के संगठन ने कहा है कि चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई बहाल होने को लेकर के फिलहाल उम्मीद कम नजर आ रही है। सर, अगर भारत को चीन से सप्लाई नहीं मिली तो फिर ये सप्लाई आएगी कहाँ से?
भारत के लिए लगभग चीन से बात नहीं बन रही। कूटनीतिक कोशिशें एकदम असफल दिख रही। पहली बार ऐसा दिख रहा है विपुल जी, जब भारत के उद्योगों को एक बेहद महत्वपूर्ण मिनरल जो कि यूरोप और अमेरिका को मिल रहा है, भारत को नहीं मिल रहा। भारत के कार के ऑटोमोबाइल उद्योग इंडस्ट्री को और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को मैग्नेट्स की जरूरत है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की। और चीन ने इस मामले में अभी भारत से कोई बातचीत नहीं की, कोई उदारता नहीं दिखाई। ऐसी स्थिति में सरकार उद्योग के साथ इस कोशिशों में है कि किसी तरह से अन्य स्रोतों से रेयर अर्थ लाया जा सके। इसमें ऑस्ट्रेलिया से बातचीत चल रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रेयर अर्थ की माइंस भी हैं और थोड़ी प्रोसेसिंग सुविधा भी है। हालांकि चीन दुनिया के रेयर अर्थ प्रोसेसिंग बाजार पर 90% बाजार पर कब्जा रखता है और उसके पास पूरी सप्लाई चेन है, निकालने से लेकर बनाने तक और तैयार करने तक और उन्हें मैग्नेट में बदलकर बेचने की। उसका तो कोई जोड़ और मुकाबला नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया की निर्भरता है। लेकिन थोड़े हद तक, कुछ सीमा तक ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ मंगाने की कोशिश की जा रही, आई तो नहीं है लेकिन प्रयास शुरू हुआ है भारत सरकार की तरफ से दोनों देशों के बीच में कि तात्कालिक तौर पर इस समस्या का समाधान किया जा सके। महंगा भी होगा और उद्योग के लिए बहुत भरोसेमंद आपूर्ति नहीं होगी। सर, लेकिन इस बीच इस तरह की भी रिपोर्ट्स है कि अमेरिका ने कुछ और भी सोर्सेज निकालने शुरू कर दिए हैं रेयर अर्थ के लिए। वो कौन कौन से सोर्सेज होंगे सर? अमेरिका का हालांकि समझौता हो गया है चीन के साथ। शुरुआती तौर पर तो चीन ने अगले 6 महीने के लिए रेयर अर्थ और रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई को सामान्य करने की कोशिश भी की और उनकी आपूर्ति हो भी रही है। लेकिन इस बीच सप्लायर्स ने 2 अलग अलग रास्तों से भी रेयर अर्थ मंगवाने शुरू किए। इनमें खासतौर से एंटीमनी पहुंच रहा है। गैलियम, एंटीमनी और जर्मेनियम की ज़रूरत टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में होती है। ये इनमें 2 सोर्स में एक महत्वपूर्ण सोर्स थाईलैंड है और दूसरा मैक्सिको है। यहाँ से कुछ सप्लायर्स ने अमेरिका को रेयर अर्थ की आपूर्ति करनी शुरू की है, ऐसा राइटर्स की एक रिपोर्ट बताती है। लेकिन वहाँ भी वही चुनौती है कि रेयर अर्थ का नेटवर्क और रेयर अर्थ की जो पूरी सप्लाई चेन है वो चीन के नियंत्रण में है और चीन की आपूर्ति के बिना दुनिया के किसी भी देश में पर्याप्त रेयर अर्थ की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकती। जी, अब सर ये पूरा मामला जो म्यांमार को लेकर के रेयर अर्थ का, ये पूरा मामला क्या है, ये भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए सर। ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम और भारत के बगल में है। एक पूरी म्यांमार में की और चीन की सीमा से लगती हुई एक पूरी रेयर अर्थ की बेल्ट है, जो कि जिसमें चिपवे, पकांगवा और भामो है। भामो एक टाउन है जो करीब करीब 1.5-2 लाख लोगों की आबादी का है और ये रेयर अर्थ का हब है। और ये पूरी पट्टी, ये पूरी बेल्ट रेयर अर्थ की सप्लाई की दृष्टि से एशिया में सबसे महत्वपूर्ण है, खासतौर से हैवी मेटल्स के लिए। यहाँ पर जो म्यांमार की सैन्य सरकार है और यहाँ जो मिलिशिया विद्रोही हैं उनके बीच जंग चल रही है, संघर्ष चल रहा है और उन्होंने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया है। चीन के लिए बड़ी चुनौती है कि चीन यहाँ से रेयर अर्थ निकालता है और उसे प्रोसेसिंग करके पूरी दुनिया में बेचता है और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का बुनियादी आधार चीन की वो रेयर अर्थ सप्लाई है। लेकिन यहाँ आप टकराव के बाद चीन ने चेतावनी दी है म्यांमार की सरकार को और सेना को कि अगर इस टाउन को खाली नहीं कराया गया विद्रोहियों से तो यहाँ से रेयर अर्थ नहीं लिया जाएगा और इसका असर फिर म्यांमार की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के जून तिमाही के नतीजों की शुरुआत भी हो गई है। नतीजों को लेकर के बाजार में कई तरह के ब्रोकरेज हाउसेस के अनुमान अलग अलग आ रहे हैं। कुछ ब्रोकरेज अनुमानों में ये भी कहा गया कि जून तिमाही के दौरान निफ्टी 50 कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ 4 से 5% के बीच रह सकती है और 9 तिमाही में ऐसा पहली बार होगा जब मुनाफे की ग्रोथ इकाई में के आंकड़े में नजर आएगी। उधर एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप कंपनियों में प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार कम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FY25 के अंत तक टॉप 200 कंपनियों के प्रोमोटर्स की औसत होल्डिंग घट करके 37% पर आ गई है, जो कि FY21 में 43% हुआ करती थी। सर, तिमाही नतीजों को लेकर के क्या कुछ बड़े आकलन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने अध्ययन किए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ये ब्रोकरेज हाउसेस? देखिए, रिजल्ट का सीजन शुरू हो गया है। सबसे पहले आईटी कंपनियों के रिजल्ट आना शुरू हुए हैं और बाजार के लिए ये साल की पहली तिमाही भी है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनियों के रिजल्ट्स को प्रभावित करेंगे।
टैरिफ का एक पूरा मामला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात की बाधाएं, भारतीय बाजार में मांग की कमी, पिछली तिमाही में जीडीपी में गिरावट, बहुत सारे संदर्भ हैं जिनकी रोशनी में इन आंकड़ों को पढ़ा जाएगा। जो मोटे आकलन मिल रहे हैं उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि निफ्टी 50 की 50 कंपनियों का नेट प्रॉफिट 4 से 5% बढ़ने की उम्मीद है। एमएफएसएल ने माना है कि जो एमएफएसएल यूनिवर्स की कंपनियां हैं, जब जो कि बड़ा एक सूचकांक है, वहां करीब 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 18 से 18% के आसपास रहने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनपुट लागत में नियंत्रण है और थोड़ा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। ब्रोकरेजेस ने तो 3 अलग अलग आकलन दिए। मोतीलाल ओसवाल का आकलन है कि ये तिमाही खराब है पर अगली 3 तिमाहियों में स्थिति बेहतर रहेगी। दूसरी तिमाही से मुनाफों की ग्रोथ दहाई के अंकों में पहुंच जाएगी, जो अभी इस तिमाही में केवल इकाई के अंक में 4 से 5% के आसपास रहने की उम्मीद है और कोई नेगेटिव लॉस मेकिंग या नेगेटिव आंकड़े नहीं आएंगे, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का आकलन है। इकरा का मानना है कि रेवेन्यू की ग्रोथ स्थिर है, ऑपरेशनल लाभ बेहतर होंगे, मार्जिन मजबूत है, लेकिन विश्व की मांग की चुनौतियां इसमें असर करती रहेंगी। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का आकलन है कि निफ्टी 50 में सालाना 4.1% के आसपास की मुनाफा वृद्धि रहेगी। बीएसई 30 में करीब 6.1% की रहेगी। ऑटो और बैंकिंग कंपनियों के लिए बड़ी समस्या चुनौती दिख रही है, जिस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे। आप ऑटो बाजार में मांग कम है और बैंकिंग कंपनियों के मार्जिन पर दबाव दिख सकता है, लेकिन तेल, सीमेंट और हेल्थ केयर की कंपनियों के नतीजे थोड़े बेहतर आ सकते हैं। तो ये मोटी तस्वीर है जो हमें रिजल्ट सीजन शुरू होने से पहले बनती दिखाई दे रही है बाजार में। जी, अब अगर सेक्टरल बात करें तो कौन से वो सेक्टर हैं जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू निकल करके आ रहा है? क्या कुछ तस्वीर निकल के आ रही है अलग अलग सेक्टर की बात करें तो सर? विपुल, अगर पिछले तिमाही के गाइडेंस देखें और ब्रोकरेज के एनालिसिस देखें और मौजूदा डेटा देखें तो आईटी सेक्टर से शुरू करते हैं। आईटी सेक्टर में राजस्व की वृद्धि स्थिर रहेगी। टीसीएस और विप्रो में तिमाही आधार पर गिरावट भी हो सकती है या सामान्य स्थिर रेवेन्यू की उम्मीद है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात बाजार में, खासतौर से आईटी निर्यात बाजार में तमाम तरीके की चिंताएं हैं, टैरिफ को लेकर और अनिश्चितता बनी हुई है। वेतन वृद्धि में देरी से थोड़ा मार्जिन बचाने की कोशिश करेंगी कंपनियां, लेकिन जो मझोली आईटी कंपनियां हैं उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के बारे में हमने बात की। एचडीएफसी बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ रेट अच्छी रही है, लेकिन पूरे बैंकिंग सेक्टर में विपुल जी लोन की ग्रोथ गिरी हुई है। इसका असर हमें अलग अलग बैंकों पर दिखाई देगा। कुछ बैंकों के एडवांस करीब बढ़े, जैसे कोटक का 14% बढ़ा है। एनबीएफसी में मुनाफे में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, पर बीमा कंपनियों की सालाना प्रीमियम आय में बड़ी बढ़ोतरी दिखने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा ऑटोमेटल और को देखें तो ऑटोमेटल में ऑटो कंपनियां भारतीय बाजार के तौर पर दबाव में हैं, हम बता ही रहे हैं। उनकी सालाना बिक्री लगातार गिरी है। मेटल कंपनियों के नतीजे भी कमजोर रह सकते हैं क्योंकि ग्लोबल स्तर पर मांग कम है। टेक्सटाइल, आईटी और ऑटो कंपोनेंट कंपनियों को भी अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। एफएमसीजी सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। एफएमसीजी में थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिख रही है। उपभोक्ता स्टेपल्स की मांग बेहतर रहेगी, हालांकि शहरी मांग अभी भी कमजोर है। कम मुद्रास्फीति और इनकम टैक्स में जो रियायतें मिली उससे राहत है। रिटेल कंपनियों के परिणाम, एवेन्यू जैसी कंपनियों के परिणाम थोड़े मिले जुले रह सकते हैं। कैपिटल गुड्स को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद है कि यहां पर अच्छे नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि यहां सरकार का कैपेक्स भी दिख रहा है और पीएलआई योजनाओं से समर्थन मिल रहा है। रेलवे और डिफेंस के पास अच्छी ऑर्डर बुक है, तो यहां भी नतीजे बाजार के लिए थोड़ा उत्साह बढ़ाने वाले हो सकते हैं। चलिए, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ की नई किस्त थोप दी है। इस बार उनके निशाने पर कॉपर इंपोर्ट है। ट्रंप ने कॉपर इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप के इस कदम से भारत का कॉपर एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। दुनिया भर में भारत कॉपर का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सालाना निर्यात लगभग $2 अरब का है, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 17% के आसपास है। ट्रंप ने फार्मा पर भी इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ा करके 200% करने की धमकी दी है। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच डील पर बातचीत चल रही है। सर, ट्रंप के टैरिफ मामले में जो नई घोषणाएं हुई हैं, क्या कुछ उसके मायने निकाले जाएं, क्या ही कहा जाए?
एक सबसे नई घोषणा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया है कि वो 7 और देशों को टैरिफ की चिट्ठी या टैरिफ का लेटर या टैरिफ का खत भेजने वाले हैं, जो उन्होंने इससे पहले भेजा था, जहां वो 25 से 40% तक का टैरिफ लगाएंगे। नाम उन्होंने स्पष्ट नहीं किए, लेकिन काफी उत्सुकता है कि वो कौन से देश हैं, क्योंकि इन देशों से संकेत मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सरकार और इन देशों के बीच वार्ताओं में कोई बड़ी प्रगति दिखाई नहीं दे रही। तो ये ताजी घोषणा है। इसके अलावा जो 2 घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं वो कॉपर और फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ को लेकर हैं। जी, अब सर कॉपर और फार्मा को लेकर के जैसा आपने बताया कि इस टैरिफ का असर क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज तो स्टॉक मार्केट में तो दिख गया, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयरों की बड़ी बुरी तरह पिटाई हुई। ओवरऑल पूरा मेटल सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटने वाले शेयरों में रहा। टाटा स्टील हो, सेल हो, सब में पिटाई हुई। हिंदुस्तान जिंक हो, सब में अक्रॉस द बोर्ड जो है पिटाई देखने को मिली। क्या असर आप देख रहे हैं सर कॉपर और फार्मा के टैरिफ का? ट्रंप बहुत कैलकुलेटेड ढंग से विपुल जी मेटल को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, पहले हमने स्टील देखा, फिर एल्युमिनियम देखा और अब कॉपर को देखा। कॉपर में वो 50% ड्यूटी लगाने वाले हैं। कॉपर के जो दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर कंट्री हैं, लैटिन अमेरिका की इकोनॉमीज की, चिली जैसी इकोनॉमीज के लिए बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि चिली दुनिया में सबसे बड़े बड़े कॉपर प्रोड्यूसर्स में से, भारत भी बड़ा कॉपर निर्यातक है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया के में कॉपर प्रोडक्ट्स कंपनियों पर गहरा दबाव दिखाई दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा तो नहीं की कि कब से लागू करेंगे, लेकिन एक और मेटल ऐसी है जो अब दबाव में आने जा रही है, जिसका असर जो टैरिफ के सीधे निशाने पर रहेगी। और अभी कितना 50% ड्यूटी आएगी, किसके ऊपर कितनी आएगी, ब्लैंकेट 50% ड्यूटी कॉपर पे आएगी, अलग अलग देशों पर के साथ जो संधियां हो रही उसमें कॉपर को शामिल किया जाएगा, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन बाजार में तहलके के लिए, बाजार में असर के लिए और दबाव के लिए ये घोषणा काफ़ी थी। और लगभग वैसी स्थिति फार्मास्यूटिकल्स की। फार्मास्यूटिकल पर ट्रंप बराबर बोलते रहे, इससे पहले भी बोलते रहे कि वो ड्यूटी लगाएंगे। भारत करीब जो अमेरिका की टोटल फार्मा डिमांड है उसमें 20% हिस्सा भारत से निर्यात का है। तो भारतीय कंपनियों के लिए तो ये उनके सर पर टंगी हुई तलवार हटी ही नहीं रही है। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप आए, रह रहकर हर 2-3 महीने बाद फार्मा कंपनियां बाजार में मेल्ट होती दिखाई देती हैं हमें। अब सर इस सेगमेंट का आखिरी जो सवाल है वो ये है कि आखिर में जो भारत अमेरिका की डील को लेकर के अब क्या कुछ चल रहा है सर? क्या कुछ नया अपडेट है यहाँ पर? सिर्फ उम्मीदें हैं विपुल जी, सिर्फ उम्मीदें हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत के साथ डील होने के संकेत भी देते हैं और 2 ऐसी घोषणाएं करते हैं जिससे डील ना होने की संभावना बढ़ती जाती है। कल उन्होंने ब्रिक्स पर 10% टैक्स लगाने की बात कही, आज भी उन्होंने कहा। अब अगर ब्रिक्स पर 10% एडिशनल टैक्स आता है तो भारत तो ब्रिक्स का सदस्य ही है। भारत को मान लीजिए माने कि 20% की ड्यूटी के स्ट्रक्चर में रखा जाता है, जो कि वियतनाम का था, तो भारत को तो 10% और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो एक नई बाधा खड़ी हो गई। दूसरी चीज, फार्मास्यूटिकल को लेकर और कॉपर को लेकर उनकी नई घोषणाएं आ गई। ये घोषणाएं भारत और अमेरिका के बीच चलती हुई डील में कैसे शामिल होंगी अगर वो 200% का टैक्स लगाने वाले हैं। तो इसलिए भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि की केवल उम्मीदें बनती दिख रही हैं, कोई बहुत ठोस मसौदा निकलकर सामने नहीं आ रहा। भारतीय पक्ष भी बिल्कुल शांत है, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, सिर्फ चर्चाएं हैं कि कोई एक मिनी डील की जा सकती है। लेकिन ये जो ब्रिक्स वाला फैक्टर है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर गंभीर है और वो 10% ब्रिक्स का टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो भारत तो ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर्स में से है, तो 10% टैक्स एडिशनल होगा या मौजूदा व्यवस्था में होगा, किसी को पता नहीं है। तो इसलिए डील उलझती दिखाई दे रही है। संकेत नहीं है, लेकिन अभी चूंकि भारत के पास 1 अगस्त का समय है और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी चीज पर राजी हो सकते हैं, तो आगे अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। चलिए, नजरें हैं यहाँ पर और शायद बाजार भी इसी बात का इंतजार कर रहा है और डेली जो है एक दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद इस खबर का इंतजार करता हुआ। इस बीच मांग के मोर्चे पर जूझ रही चीन की अर्थव्यवस्था के सामने अब डिफ्लेशन का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। जून के दौरान चीन में प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स में 3.6% की गिरावट आ गई, जो कि 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट है और बाजार के अनुमान से ज़्यादा है। बाजार 3.2% गिरावट का अनुमान लगा रहा था। हालांकि उपभोक्ता महंगाई दर यानी CPI में कुछ ज़रूर रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स में गिरावट चीन के लिए अब बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सर, चीन में महंगाई के नंबर्स क्या कुछ बता रहे हैं और डिफ्लेशन की आशंका कितनी सही है और क्या इसकी वजह आप क्या मान रहे हैं?
चीन में डिफ्लेशन अब गंभीर मुद्दा बन गया है। हालांकि आज उपभोक्ता महंगाई के आंकड़े ऐसे आए विपुल जी, जिससे थोड़ा उम्मीद बनी कि वहां पर मांग बढ़ रही है, लेकिन जो फैक्ट्री गेट के प्राइसेस थे उनमें बड़ा डिफ्लेशन दिख रहा है। अगर आप सारे आंकड़े देखें, सीपीआई के, पीपीआई के, एफएमसीजी के, मूल्य वृद्धि के और इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स के, जो चारों प्रमुख संकेतक हैं, वो चारों संकेतक ये बता रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था गंभीर डिफ्लेशन की तरफ बढ़ रही है। इनमें सब में आंकड़ों में गिरावट दिखाई दे रही है, जो हम आपको डेटा पॉइंट में दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा असर इस बात का है कि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है। टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजारों में निर्यात टूट रहे हैं और घरेलू स्तर पर मांग नहीं निकल रही है। सरकार की तरफ से जो भी मदद दी गई उससे शुरुआती तो फायदा हुआ, लेकिन बड़ा फायदा नहीं हुआ और इसके पीछे खड़ी थी सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की मंदी। इन सब ने मिलकर चीन की अर्थव्यवस्था को डिफ्लेशन की तरफ बढ़ा दिया है, ऐसा दिख रहा है। छोटे शहरों से थोड़ी बहुत मांग निकल रही, लेकिन बड़े शहरों में मांग नदारद है। जी सर, अगर चीन में वाकई में डिफ्लेशन है तो फिर उसका असर पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से असर देख रहे हैं आप? सबसे ज्यादा असर कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमीज पर पड़ेगा, क्योंकि कमोडिटी आधारित अर्थव्यवस्थाएं चीन को एक्सपोर्ट करती थी। तो कॉपर, ऑयल और आयरन ओर, ये तीन बड़ी ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आने वाले समय में कमोडिटीज की कीमतों पर दबाव बन सकता है, क्योंकि डिफ्लेशन अगर एक बार आती है तो लंबी चलती है और चीन पिछले 5-6 महीने से इससे जूझ रहा है। और अगर ये डिफ्लेशन अगले 1 साल तक जारी रह सकती है, जिसकी संभावना दिख रही 2025 तक दिखती है, तो स्टील, सीमेंट, इन सब की मांग में कमी आएगी। और निर्यात की अर्थव्यवस्था है तो निर्यात बाजार में कमी होगी, तो चीन को अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कट करनी पड़ेगी और इसलिए वो चीन की अर्थव्यवस्था की मशीन में जो सुस्ती है वो फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करेगी। जी, इस साल मार्च से लेकर के मई के दौरान भारतीय छात्रों को जारी हुए अमेरिकी स्टूडेंट वीज़ा का आंकड़ा कोरोना के बाद सबसे कम है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मार्च से मई के दौरान भारतीय स्टूडेंट को 10,000 से भी कम F1 वीज़ा जारी हुए हैं। यह आंकड़ा 2021 के बाद सबसे कम है। 2021 में कोरोना की वजह से कम वीज़ा जारी हुए थे। इस साल भारतीय छात्रों को कम अमेरिकी वीज़ा के पीछे की वजह ट्रंप प्रशासन की विदेशी छात्रों पर सख्ती को माना जा रहा है। सर, अगर अमेरिका में स्टूडेंट को वीज़ा नहीं मिल रहा तो फिर दुनिया में पढ़ाई के लिए और बड़े सेंटर्स कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं? विपुल जी, वीज़ा में गिरावट के कारण बड़े स्पष्ट हैं। इमिग्रेशन की नीतियां डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लेकर आए, उनके बाद वीज़ा की प्रोसेसिंग स्लो की गई, रिजेक्शंस बढ़ाए गए, यूनिवर्सिटीज़ पर सख्ती की गई और इसका असर हमें भारतीय छात्रों पर दिख रहा है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा स्टूडेंट मार्केट है। पिछले साल कोविड के बाद भारत से जाने वाले छात्रों की संख्या चीन को भी पार कर गई थी। क्या हो रहा है दुनिया के एजुकेशन बाजार में? कौन से ऐसे नए क्षेत्र खुल रहे हैं? कौन से ऐसे नए देश हैं जो अमेरिका से नकारे जाते, हटाए जाते, अमेरिका से निकाले जा रहे स्टूडेंट्स को अपने यहाँ जगह दे रहे हैं और वो क्या भविष्य के एजुकेशन क्षेत्र का केंद्र बनेंगे? इस बार के अर्थ में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम विस्तार से बताएंगे आपको कि ग्लोबल एजुकेशन मार्केट में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है, कैसे धुरी बदल रही है और अगर आप भविष्य में अपने आसपास या स्वयं की पढ़ाई के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अमेरिका के बजाय आपको किन देशों की तरफ देखना चाहिए और वहाँ क्या चल रहा है और इसका असर अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था पर, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पर, दुनिया में शोध पर, इनोवेशन पर, निवेश पर कितना पड़ेगा इस बदलाव का। इस बारे में इस बार अर्थम में विस्तार से बात करेंगे। जो हमारे सदस्य हैं उनको ये अर्थम एडवांस में मिलेगा, बाकी लोगों के लिए हम इसको रविवार को प्रसारित करेंगे। और जो लोग अभी तक प्राइम मेंबर नहीं बने हैं तो फटाफट जो है प्राइम मेंबरशिप हमारी ले लीजिए। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखने के लिए, उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल आज के इस बोनस पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो और दिल्ली एनसीआर के नज़दीक रह रहे हैं तो फटाफट रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए, क्योंकि सीटें सीमित हैं और बड़ी तेज़ी से सीटें फिल हो रही हैं। तो आपको जो लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं, क्राउन प्लाजा होटल मयूर विहार दिल्ली के अंदर हमारा ये इवेंट होने जा रहा है कोटक के सौजन्य से, ट्रेडर्स कैफ़े, जिसमें कि 19 जुलाई को हमारा ये इवेंट होना है। तो जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा thebonus.in/traders कैफ़े पे जाकर के अपनी डिटेल्स फिल करें और जल्द से जल्द जो है अपनी सीट बुक कराएं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए बोनस के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।